हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ की लड़ाई तेज हो गई है। हाथरस की घटना के खिलाफ मुरादाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मुरादाबाद की सफाई व्यवस्था ठप है। मुरादाबाद में आज कूड़ा नहीं उठाया गया। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर जगह जगह कूड़े का ढेर जमा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। हाथरस की घटना पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ रक्षित सिंह हैं, हाथरस से जुड़ गए हैं। अभिषेक रावत भी वहां से जुड़ रहे हैं। लखनऊ से रणवीर सिंह भी जुड़ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हमारी सहयोगी प्रतिमा भी हमारे साथ जुड़ पाए, क्योंकि वो भी हाथरस कवरेज पर गई हुई है। सीधे लखनऊ चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, ये तो कह दिया गया कि पीड़ित के परिवार को नौकरी दी जाएगी, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन रात में शव जलाने पर मुख्यमंत्री ने खेद जताया। जिन अफसरों ने जलाया रात में शव, उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखिए, इसी बात का इंतजार है कि आखिर कार्रवाई कब तक, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने हीला हवाली की, घटना के दिन मामला दर्ज किया गया, लेकिन जिस धारा के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद अस्पताल पहुंचाने में भी ठीक तरीके से प्रक्रिया नहीं अपनाई, क्योंकि लड़की जिस हालत में थी उसको कहीं बड़े अस्पताल में लखनऊ या दिल्ली भेजा जाना चाहिए था। और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई, मौत के बाद परिजनों की आपत्ति के बावजूद जिस तरह की हरकत पुलिस ने की है, तो हम पहले ही उम्मीद कर रहे थे कि कल ही कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और लगातार एक के बाद एक जिस तरह की घटना हो रही है, चाहे वो बलरामपुर की हो, आजमगढ़ की हो, हाथरस की हो, बागपत की हो, इन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पुलिस पर कार्रवाई करेंगे, तभी पुलिस वाले हर थाने, हर चौकी पर कड़ाई करेंगे और इस तरह की घटना रुकेगी। जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है। रणवीर, लगातार अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, आप कल से हाथरस में ही हैं। एसआईटी पहुंच गई है, जांच शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी आना है। जी कुमकुम, बिल्कुल। एसआईटी कल रात को यहां पर पहुंची थी और जो चंदपा थाना है वहां पर जो 3 अधिकारी थे एसआईटी के, उन्होंने पुलिस से सारी ब्रीफिंग ली है कि कब किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है और कब क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की। खासतौर पे जो शव का अंतिम संस्कार जो किया गया था उसको लेकर भी कल चर्चा हुई है। हालांकि परिवार से एसआईटी अभी तक नहीं मिली है। और एक आज जो सबसे बड़ी बात हुई है प्रशासन की तरफ से, जो प्रशासन लगातार कहीं न कहीं इस मामले में या तो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर चूक कर रहा है। आज मीडिया की भी एंट्री गांव के अंदर बंद कर दी गई है। अभी हम इस समय यही सवाल है गांव के गेट के बाहर सवाल के लिए हम सीधे चलते हैं रक्षित सिंह के पास। रक्षित, क्या छुपाने की, क्या दबाने की, क्या पर्दे के पीछे फेंक देने की कोशिश कर रहा है प्रशासन? पहले तो मुकदमा सही समय पर दर्ज नहीं किया, फिर रातों रात लड़की की चिता जला दी गई, परिवार को शामिल नहीं होने दिया गया। सरकार खेद व्यक्त कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार शाम तक बोल रहे हैं कि नहीं, परिवार तो जब अंतिम संस्कार हुआ मौजूद था, रिदम में नहीं था कहीं भी, ना तो राजनीतिक नेतृत्व और ना ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल विकास, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का पूरा मामला रहा है उस पर ये लीपापोती करने की कोशिश है, उसको दबाने की कोशिश है। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जनाब, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम सीधे तौर पर ले जाके बिना परिवार वालों के और अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन हमें आदेश ऊपर से थे। अब ये ऊपर से आदेश कहां से थे, और शायद इसीलिए क्योंकि आदेश ऊपर से थे, आला अधिकारियों से थे, तो कार्रवाई अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तो वो जवाब देंगे कि हमने उनके कहने पर किया है। तो इसी पूरी पशोपेश में पूरा का पूरा मामला जो है वो फिलहाल फंसा हुआ है। बलरामपुर की घटना पर हमारे सहयोगी आदर्श सीधे बलरामपुर से जुड़ गए। आदर्श, पता चला किस डॉक्टर ने इलाज किया था? आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था? आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो पीछे की कहानी क्या है? हुआ क्या था बच्ची के साथ? देखिए विकास, बच्ची अपने घर से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये कि वहीं पर एक लड़का उसे मिलता है और बहला फुसलाकर अपने घर लेकर जाता है। वहां पर उसके चाचा
और कुछ और लोग मौजूद थे। उन लोगों ने साथ में मिलकर गैंगरेप किया और गैंगरेप के बाद जब स्थिति खराब होने लगी तो उन लोगों ने स्थानीय डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश की। कोशिश ये की कि लड़की को उसकी हालत में वापस किया जाए और उसके बाद फिर उसको घर भेजा जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और उस रिक्शे वाले को पैसे देकर बैठाया रिक्शे पर और फिर रिक्शे को घर भेज दिया। जब घर लड़की पहुंची तो घर पर पहुंचने के बाद लड़की की हालत ये थी कि वो पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। जाहिर तौर पर सुबह से निकली लड़की अगर शाम को घर पहुंचती है तो घर वाले बेहद परेशान थे और उन्होंने हालत देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश की। तो लड़की ने पूरी बात उन्हें बताई और उसके बाद ये पता चला कि जो 2 आरोपी थे वो उनके घर से महज कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। पुलिस ने हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही लड़की की मौत हो गई। और जैसी घटना हाथरस में हुई थी, आरोप यहां पर भी वही लग रहा है कि यहां पर भी पुलिस वालों ने घर वालों की मर्जी के बिना रात में ही लड़की की लाश को जला दिया। विकास, ये बहुत गंभीर बात आप बता रहे हैं आदर्श कि बिल्कुल वैसी ही घटना हाथरस जैसी हुई है वहां, कि यहां भी पुलिस वालों ने परिवार वालों की इजाजत के बगैर रातों रात दाह संस्कार कर दिया। क्या यहां भी नियमों की अवहेलना हुई आदर्श? बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं। और मैं इस वक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हूं। अगर मैं आपसे किलोमीटर नापकर बताऊं तो यहां से जो घटना की दूरी है सिर्फ 50 किलोमीटर है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो सूचना तंत्र होता है पुलिस का, खुफिया विभाग होता है, वो क्या काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर एक लड़की का अपहरण होता है, कोई उसे लेकर जाता है, जाहिर तौर पर जबरदस्ती लेकर जाएगा, सड़क के माध्यम से ही लेकर जाएगा। और आप सोचिए कि क्या पुलिस का कोई गश्ती दल सड़क पर मौजूद नहीं है, क्या कोई खुफिया सूचना तंत्र नहीं है जो ये बता सके कि इस इलाके में इस तरीके के अपराध हो सकते हैं या यहाँ पर इस तरीके के लोग रहते हैं। खास बात यह है कि जो पुलिस दावा कर रही है कि हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, घर वालों के मुताबिक उससे ज्यादा आरोपी थे, लेकिन पुलिस सिर्फ 2 लोगों का नाम देकर खानापूर्ति करने की कोशिश कर रही है। जी आदर्श, बड़ी खबर दे रहे हैं। एक तरफ एक घटना को लेकर मुख्यमंत्री रात में शव जलाने पर, अंतिम संस्कार पर खेद व्यक्त कर रहे हैं और दूसरी घटना ठीक बलरामपुर में उसी राज्य में हो जा रही है। हाथरस की वारदात पर स्टूडियो से निकलकर हमारी सहयोगी प्रतिमा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हाथरस बस वो पहुंचने वाली है। प्रतिमा, गाड़ी आपकी चल रही है, रिपोर्टिंग भी आपकी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सियासत भी चल रही है। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज आ तो रहे हैं हाथरस, लेकिन क्या अलवर जाएंगे? राजस्थान के अलवर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अच्छा कुमकुम और विकास, आप दोनों मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। हम जब भी स्टूडियो में साथ होते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात होती है, ऐसी कोई खबर दिखाते हैं तो ये बात मन में जरूर आती है कि कितनी शर्मनाक बात है कि राजनीतिक दल क्रेडिट भी लेते हैं तो इस बात का कि हमारे राज्य में जहां हमारी सरकार है वहां रेप के मामले कम है बनस्पत की आपके राज्य के। शर्म आनी चाहिए इन तमाम राजनीतिक दलों को। इनको इस बात पर क्रेडिट लेना चाहिए कि हमारे राज्य में रेप या छेड़खानी का एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ, आप किसी एक हफ्ते का भी एग्जाम्पल पेश करके दिखाइए जब किसी लड़की को सड़क पर निकलने से डर नहीं लगा, जिसके साथ छेड़खानी नहीं हुई, जिसके साथ रेप नहीं हुआ। आप दोनों इस बात से भी इत्तेफाक रखते होंगे कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए कुमकुम विकास, लेकिन आज भी देश की महिलाएं आजाद नहीं है। न उन्हें छेड़खानी से आजादी मिली है, न बलात्कार के मामलों से आजादी मिली है, और यहाँ तक कि रात के वक्त सड़क पर बेफिक्र होकर वो घूम भी नहीं सकते हैं। इस तरीके की स्थिति है। अब से कुछ मिनटों बाद एबीपी न्यूज की टीम, नमस्ते भारत की टीम, हम पहुंच जाएंगे हाथरस। और ये देखिए, हाथरस के लिए हमारी गाड़ी मुड़ चुकी है कुमकुम, और वहां पहुंचकर परिवार से एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में योगी सरकार की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं, जो भी दावे किए गए हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कल जब मैं वहां मौजूद थी, परिवार वालों का कहना था कि गठन भर से क्या हो जाएगा, क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो ये लगातार कह रहे हैं कि हमने अनुमति ली और परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन परिवार वाले लगातार नकार रहे हैं कि वो तो वहां मौजूद थे ही नहीं। तो प्रतिमा बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाली हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगी, आपको स्टूडियो ही नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट देंगी। सीधे रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, अभी हाथरस की पीड़िता की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है और राजनीति शुरू हो गई है। वहां तांता लगने जा रहा है नेताओं का। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली से वहां पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, राजनीति की यही दुर्दशा कह लें, इसकी कमी कह लें कि कोई भी मुद्दा होता है तो राजनीति सबसे पहले शुरू हो जाती है, और इस मामले में भी यही हो रहा है कि विपक्ष को एक मौका मिला है सरकार को साधने का, और उसी के तहत समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबने निशाना साधा। और आरोप लगने भी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं आरोप नहीं लगने चाहिए, लेकिन किसी के घर तुरंत पहुंचने की कोशिश, उसके बाद सरकार पता चलती है कि उन्हें रोकने की कोशिश करती है, फिर बयानबाजी होती है, और ये इस तरह का वाकया कई बार हुआ है। तो आज अगर प्रियंका और राहुल निकलते हैं
और अगर उन्हें रोकने की कोशिश होती है तो फिर ऐसा हो जाएगा। जैसे पिछले साल जब सोनभद्र का नरसंहार हुआ था तभी प्रियंका गांधी पहुंची थी और कई मामलों में पहुंची थी। तो आज यूपी सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रियंका और राहुल को क्या रोकेंगे या जाने देंगे, ये बड़ा सवाल है। और कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज लखनऊ में हुआ था, सपा के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। तो विरोध है, सवाल है, लेकिन जवाब सरकार को देना है। इंतजार है कि जवाब कार्रवाई के तौर पर हो। रणवीर, सियासतदान सियासत करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम बुनियादी सवाल पूछना है। प्रतिमा, अभिषेक ने अभी अभी खबर दी कि बकायदा वहां मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग वहां मीडिया के मौजूद हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों की पाबंदी वहां पर अब लगा दी गई है। पाबंदी आप बलात्कारियों पर नहीं लगाते, पाबंदी आप ऐसे पुलिस वालों पर नहीं लगाते जो रातों रात चिता जला देते हैं, लेकिन जो सच्चाई की आवाज बुलंद करते हैं, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, उन पर आपकी पाबंदी है। मैं आपको एक वाकया बताऊंगी कुमकुम, जैसा कि आपने सवाल पूछा, मैं बताना चाहूंगी कि कल जब मैं और मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको मौके पर पहुंच रहे थे तो हमने सबसे पहले देखा कि गांव का रास्ता जहां शुरू होता है वहां बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हंगामा करने वाले लोग या परिवार से मिलने वाले लोग यहां आ सकते हैं। तो परिवार का दुख बांटने वाले लोगों को आप रोक रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सारी खुशियां छीन ली उनको तो आप रोक नहीं पाए। उसके बाद जब मीडिया वाले भी अंदर जा रहे हैं तो एक एक आईडी कार्ड तो ऐसे चेक किया जा रहा है जैसे कोई वहां पर बम लेकर जा रहा हो। ये हालात वहां पर कर दिए गए हैं कि स्थानीय प्रशासन के लोगों को जोर जबरदस्ती से रोक रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल से तो आप नहीं हैं। तो इस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड पर है। जी बिल्कुल, और हम सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या अभी भी वहाँ पर मीडिया की कवरेज पर पाबंदी है? आप तो ठीक उसी गांव में हाथरस के जहाँ पर रेप हुआ था। जी विकास, हम आएंगे दर्शकों के पास। आपका सवाल बुनियादी है, लेकिन इस बीच बुलंदशहर पर एबीपी न्यूज जो सवाल उठा रहा था उस पर बड़ा अपडेट ये है कि हमारी खबर का असर हुआ है। बुलंदशहर रेप पर एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी रिजवान गिरफ्तार। एबीपी न्यूज सुबह 6 बजे से लगातार ये खबर भी देख रहा था और सवाल भी उठा रहा था कि गिरफ्तारी कब आखिरकार हो गई है। बुलंदशहर रेप पर एबीपी न्यूज की खबर दिखाने के बाद एसएसपी का बयान आया है। नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी रिजवान गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर रेप पर एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी रिजवान गिरफ्तार हुआ है। एसएसपी ने यह जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और यकीन मानिए अगर हम कहते हैं कि बने हुए हैं तो इसीलिए बने हुए हैं ताकि जवाबदेही तय हो। हम खबर दिखाते हैं, खबर अपना असर दिखाती है और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर लगातार आपको अपडेट देंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर रेप मामले में आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अगली खबर यूपी के हाथरस से है। हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस की जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की टीम हाथरस पहुंच गई है। टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है। एसआईटी के प्रमुख भगवान स्वरूप खुद मौके पर मौजूद हैं। एसआईटी को 7 दिन में जांच रिपोर्ट सरकार को देनी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में एसआईटी की टीम गठित की गई है। 7 दिन का वक्त इस एसआईटी की टीम के पास है। परिवार वालों से ये देखिए, पूछताछ, परिवार वालों से जानकारी जुटाने की कोशिश ये टीम शुरू कर चुकी है। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच का काम शुरू कर दिया है। सुबह सुबह ये टीम पहुंच गई थी। चापा थाना जो लगता है वहां पहुंची थी। सबसे पहले पुलिस कर्मियों से पूछताछ की और अब खबर आ रही है कि ये टीम पहुंच चुकी है सीधे परिवार वालों के पास, उनसे जानकारी जुटाने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की फौज लगातार मौजूद है ताकि पल पल की जानकारी इस पूरे मामले में आपको मिलती रहे और साथ में हम जवाबदेही के लिए सवाल भी पूछते रहे। प्रतिमा मिश्रा हाथरस पहुंचने वाली है, गाड़ी में मौजूद है। रणवीर लखनऊ में मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर अभिषेक लगातार मौजूद है हाथरस में। अभिषेक, बातचीत शुरू हो गई है एसआईटी की परिवार वालों से? जी, अभी तक की जो सूचना है उसमें ये आया है कि कल 3 जो सदस्य थे एसआईटी के वो यहाँ चंदपा थाने में पहुंचे थे। पहले उन्होंने पुलिस से ब्रीफिंग ली है, सारा घटनाक्रम जाना है। उसके बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल रात को फौरी तौर पर परिवार के सदस्यों से भी, खासतौर पे लड़की के पिता से बात करी थी एसआईटी के सदस्यों ने। लेकिन अभी तक जो है एसआईटी की टीम दोबारा आज सुबह नहीं यहाँ पर आई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एसआईटी की टीम यहाँ आ सकती है, परिवार वालों से फिर से बात कर सकती है। इसके बाद ये आसपास का दिखाएं। एसआईटी की टीम जांच कर रही है गांव में किस तरह से पुलिस बल तैनात है। एसआईटी की टीम किस जगह पर है इस बार, आप तस्वीरें दिखा पाएं आसपास की।
जी देखिए, सबसे बड़ी बात आज ये कर दी है यहाँ के प्रशासन ने कि मीडिया को गांव के बाहर ही रोक दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं सारे यहाँ पर गेट के बाहर ही यहाँ पर बैरिकेड लगाकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एडीएम और जो अन्य अधिकारी हैं वो सब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा अगर एडीएम साहब ये बता सके कि आखिर क्यों आज का ये ऑर्डर इन्होंने करा है, मीडिया पर पाबंदी क्यों है? सर, आज जो है यहाँ पर मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसका कोई कारण है सर? कल तक तो आप लोगों ने अलाउ करा था। फिर भी सर बात कर रहा हूं यार, ये आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब से जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वो इस पर कोई जवाब नहीं है। अब उनका फोन कट गया है, अब बात कीजिए आप। अंदर जाने पहले फोन पे बात कर रहे थे, अब जाइए एडीएम से सवाल पूछ लीजिए आप। अब उनका फोन कट गया, उस वक्त तो शायद वो फोन पे बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर जो है एसआईटी की टीम आप यहाँ देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग भी है कि पुलिस के और आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। एडीजी लखनऊ ये बताए जा रहे हैं, जो अभी पूरे अमले के साथ आप देख रहे हैं जो प्रवेश कर रही हैं गाड़ियां, ये सारी जो है एसआईटी की जांच में ही यहाँ पर अभी गांव के अंदर प्रवेश अभी किया है। अब एक बार फिर एडीएम साहब से, सर अब अगर बात कर सके आपको रुक जाओ, हम नहीं बात करेंगे। बात करने को राजी नहीं है। देखिए कोई अभी आदेश है, जब आदेश मिलेगा तब बताएंगे। सर आदेश किसका है? अब ये जो सर एडीजी साहब मीडिया को क्यों नहीं प्रवेश दिया जा रहा है? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? अभिषेक पूछिए। रुक जाओ भाई, अभी मुझे जैसे आदेश आएंगे बताएंगे। अभी हम नहीं, मीडिया को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा, इतना तो बता दीजिए क्यों मीडिया को? भाई हम लोग यहाँ जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो काम कर रहे हैं। किसके? क्या शव जलाने का भी इंस्ट्रक्शन मिला था रात में? तो ये आप देख सर जिस तरीके शव जलाया गया था, क्या उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन थे? अब इस बारे में सब हमारे उच्च अधिकारी देख रहे हैं, हम कुछ नहीं बता सकते। आप ये देख सकते हैं विकास की लगातार जो है टाल मटोली की जा रही है। यहाँ पर सब बातें जो है उच्च अधिकारियों पर डाली जा रही है। वहाँ पर जो कर्मचारी पुलिस के हैं, वहाँ पर जो खाकी है, उसके पास जवाब नहीं है। उनके पास बस इतना जवाब है कि हमारे ऊपर से आदेश नहीं आए हैं। ऊपर वालों से सवाल पूछे तो वो कहते हैं हमारे पास ऊपर से आदेश नहीं आए। ये ऊपर कौन बैठा है जो जवाब देने को तैयार नहीं, जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं? जी बिल्कुल, हर चीज जो है टाल दी जा रही है। ऊपर वाले और अपने से उच्च अधिकारी पर डाल देते हैं और उच्च अधिकारी से नीचे वालों की लापरवाही बता देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है दोषारोपण एक दूसरे पर थोपते रहते हैं और जिससे नुकसान होता है ऊपर वाला है कौन? सिवाय रोने के ऊपर वाला जिसके पास सवाल पूछो वही ये कहता है कि ऊपर से नहीं आया है हमें इंस्ट्रक्शन। ये ऊपर वाला कौन है? ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कुछ देख नहीं रहा है। वैसे कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, इस मामले में लग नहीं रहा है कि देख रहा है। सब कुछ जान रहा है लेकिन अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए इसलिए बच रहे हैं और सिर्फ मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, लगातार इस बात को पूछ रहा है कि वो जो पीड़िता जिसकी मौत हुई है उसके साथ अन्याय क्यों किया, उसके शव को क्यों जलाया बिना परिवार की मर्जी के, रात में क्यों जलाया गया। इस तरह के तमाम सवाल जो पूछ रहे हैं तो घर वालों के पास जाएंगे, घर वालों से फिर से पक्ष लेंगे, ये ना हो सके, आवाज दब जाए, इसलिए मीडिया को रोकने की कोशिश हो रही है। और ये प्रशासन क्यों नहीं बता रहा है? जाहिर है कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं। उनके पास ये कहने को है कि ऊपर के अधिकारी, ऊपर वालों को कहने को है कि साहब नीचे वालों ने कर दिया। तो ये ऊपर नीचे करके ये सारा मामला दबाने की कोशिश है और अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि आखिर मीडिया जो सिर्फ सवाल पूछने के लिए वहां मौजूद है उसको क्यों रोका जा रहा है। हम सवाल भी पूछेंगे और जवाबदेही तय करवाने की भी कोशिश करेंगे। लगातार अंजलि भी, देखिए प्रतिमा तो गाड़ी में है ही, अंजलि भी हाथरस पहुंच रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हाथरस की कोई तस्वीर, कोई मार्मिक चीज आपसे ना छूटे। अंजलि आप कहां पर हैं? और ऐसी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि मीडिया पर वहां पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन आप मोर्चा संभाले रखिएगा। बिल्कुल, देखिए हाथरस में एंटर करने से बिल्कुल ठीक उस हाईवे पर हम मौजूद है। यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर का ही रास्ता है और जैसे कि अब जानकारी मिल रही है कि मीडिया की गाड़ियों को पहले ही रोक दिया जा रहा है, यानी आपको गांव के अंदर दाखिल होने से मना किया जा रहा है। इस बात की तस्दीक की है, हमने भी वहां पर बात की और यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है, क्यों मीडिया को सच की तस्वीरें दिखाने से रोका जा रहा है। बेहद शर्मनाक है ये। हम
जिस तरह से न सिर्फ उस पीड़िता के साथ अन्याय हुआ, एक लंबा के ये पूरा जो वाकया है चलता रहा, 14 सितंबर से अब तक उसको सही समय पर अच्छा इलाज अगर दिया जाता तो शायद आज वो हमारे बीच होती, और आप उसको जिंदा तो रख नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जब आखिरी एक उसका अधिकार बाकी था कि उसको सम्मान के साथ विदाई दी जा सके, तो उसमें भी आपको आपत्ति थी, आपने उसको वो विदाई भी नसीब होने नहीं दी। और अब उसके बाद क्या, मीडिया जो कि ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है, अगर वहां पर उस रात मीडिया के कैमरे नहीं होते तो क्या वो तस्वीरें चिता जलने के हमारे सामने आ पाती? तो शायद यही ऐसा ही कोई घालमेल है, ऐसी ही कोई लीपापोती है जो बड़े अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, उसको छिपाने के लिए आज फिर से मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। अंजलि, मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचने वाले हैं, क्या खबर है, कब तक पहुंचेंगे? जी देखिए, जो हमें जानकारी दी गई थी वो ये थी कि 10 बजे वो लोग हाथरस के लिए निकलेंगे, लेकिन आपको बताएं कि हम आज सुबह ही जब यहाँ से निकले हैं तो रास्ते में डीएनडी से लेकर उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए हाथरस का जो रास्ता है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आम दिनों से ज्यादा वहाँ पर पुलिस दिखाई दी है हमें, और ये हो सकता है कि अब पुलिस डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया गया हो, तो ये भी हो सकता है कि उनको रास्ते में रोकने की कोशिश भी की जाए। हालांकि ये वहाँ पर इंतजाम देखकर, हम तस्वीरें देखकर आपको बता रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ देर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे, और तब देखना होगा कि आखिर क्या तस्वीर उभर कर सामने। अगर ऐसा होता है तो बड़ा सियासी ड्रामा वहां पर अंजलि होगा, और वो तस्वीर आपकी कैमरों की नजर से दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन प्रतिमा लगातार गाड़ी में मौजूद है, किसी भी वक्त हाथरस पहुंच सकती है। प्रतिमा कल पूरा दिन हाथरस में थी, देर रात तक वो हाथरस में थी। प्रतिमा, बड़ा सवाल ये कि आप उस बच्ची को सुरक्षा दे नहीं पाए, वक्त पर 8 दिन लग गए आपको गैंगरेप का धारा लगाने में, उसके बाद रातों रात आपने उसकी चिता जला दी, और अब जब हम सवाल पूछने वहां जा रहे हैं तो आपने वहां लगा दी पुलिस। इन तमाम वजहों में, इन तमाम हालातों में पुलिस नहीं थी, लेकिन जो सच दिखा रहा है उसके लिए पुलिस वहां लगा दी। प्रशासन को जिन्हें रोकना चाहिए था कुमकुम, नहीं रोका, कोई बात नहीं, हम मौके पर पहुंचेंगे और हम सवाल पूछेंगे, और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम पीड़ित परिवार तक पहुंच सके और ये जान सके कि उनके यहाँ किसको किसको रोका जा रहा है, किनसे उनकी बात हुई है, कौन कौन उनसे मिलने आने वाला है, कौन उनके दर्द को साझा करने वाला है, ये तमाम सवाल है। और एक और बात मैं जो बताना चाहती थी कि जो भी दिल्ली से इस तरफ आ रहा है हाथरस की तरफ, वो एक बात देखेगा कि यमुना एक्सप्रेस वे के अगर रास्ते से आएंगे तो यमुना एक्सप्रेस की शुरुआत पर, यमुना एक्सप्रेस के टोल प्लाजा पर, जो यहाँ पर आते वक्त 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, ऐसे तमाम पॉइंट्स पर पुलिस बहुत ज्यादा भारी संख्या में तैनात की गई है, और वो पुलिस वाले आने जाने वाली गाड़ियों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जिस भी गाड़ी में उन्हें लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल का कोई शख्स हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकते हैं, उसके पास खड़े होकर वो पूछताछ कर रहे हैं। आईडी कार्ड भी जरूरत पड़ने पर चेक की जा रही है। तो पता नहीं किस बात का डर सता रहा है यहाँ पर प्रशासन को, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली से कोई वहां पहुंच ना पाए। लेकिन हम पहुंच रहे हैं, एबीपी न्यूज पहुंच रहा है, और हम सवाल भी पूछेंगे। और यही बात इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासन डरा हुआ है, जो नेतृत्व है वो डरा हुआ है। अभिषेक हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभिषेक, आप सवाल पूछते रहिएगा, तब तक पूछते रहिएगा जब तक ये जवाब ना मिले कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, सच्ची तस्वीर सामने लाने से क्यों रोका जा रहा है, किस बात का डर है, क्या लीपापोती करने अफसर वहां पहुंच रहे हैं, गाड़ियों का काफिला अफसरों पे अफसर पहुंच रहे हैं, वो क्या लीपापोती करना चाहते हैं अब? जी बिल्कुल विकास, हम लगातार जब से यहाँ आए हैं तभी से ये सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस से भी, एडीएम से भी, और जितने भी आला अधिकारी हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अभी ऑफ रिकॉर्ड जो इन्होंने बोला है वो ये बोला है कि अभी एसआईटी की टीम अंदर गई है, वो अपनी जांच कर रही है, जांच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना है, इस वजह से हमने अभी सबको यहाँ रोका हुआ है। लेकिन ये कोई जो है जवाब नहीं हुआ, ना ही कोई वजह हुई कि मीडिया को रोक सके, क्योंकि मीडिया अपना काम कर रही है, किसी की जांच में कोई बाधा नहीं कर रही है, ना ही सरकारी काम में कोई रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया की वजह से अगर हम बात करें, ये जो केस है इतना ऊपर आया है, वरना पुलिस प्रशासन ने जो अभी तक करा है, आप देख सकते हैं कि रातों रात जो है बगैर परिवार की मर्जी के शव का दाह संस्कार कर दिया जाता है, और उसमें भी कोई भी जो रीति रिवाज है उनकी भी अनदेखी की जाती है। तो कहीं न कहीं अपनी घोर लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस और प्रशासन अब मीडिया पर पाबंदी लगाने पर उतर आया है। कर ले जोर आजमाइश, लेकिन ये आजमाइश हम पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज की टीम न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बल्कि रास्ते में और गांव के बेहद करीब मौजूद है।
एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत की खबर का एक बार फिर से हुआ है असर। नमस्ते भारत ब्रेकिंग, बुलंदशहर मामले में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर में नाबालिग से रेप मामले में बड़ा असर हुआ है एबीपी न्यूज की खबर का। नाबालिग के रेप करने वाले आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर के बाद एसएसपी ने ये जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। क्या कह रहे हैं एसएसपी, आपको सुनाते हैं। दिनांक 29/30 की रात में लगभग 1:15 बजे के आसपास रेप की एक घटना एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। लेकिन परिवार वाले 30 तारीख को शाम को 4 बजे तक आपस में पंचायत करते रहे। शाम को 4:26 पर पुलिस को पहली सूचना इस घटना के संबंध में कहीं से प्राप्त हुई। तत्काल क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर मौके पर पहुंचे, जानकारी किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह से एक ही सी तस्वीर आ रही है। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसी दरिंदगी की घटनाएं हुई हैं। हाथरस की घटना आपको पता है, रात में शव जला दिया गया बिना परिवार की सहमति के और बाद में मुख्यमंत्री को खेद व्यक्त करना पड़ा। आज भी वहां पर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे आने जाने पर और सच दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बुलंदशहर की घटना आपको पता है, बुलंदशहर में ही ठीक वैसी ही घटना हुई हाथरस की तरह की, और अब यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है। बलरामपुर में भी हाथरस जैसी घटना सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी रेप पीड़िता की कमर की हड्डी और पैर की हड्डी तोड़ दी गई थी। वहीं राजस्थान के अलवर में गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खरगोन में, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी दरिंदगी की वारदात देखने को मिली है। हाथरस में जो कुछ हुआ, इस पूरे मामले में देश के अलग अलग हिस्से से देखिए किस तरह का गुस्सा उमड़ रहा है लोगों का। ये पेंटिंग बनाकर अपना गुस्सा इजहार किया जा रहा है। मुरादाबाद के एक पेंटर ने आज के दिन को ब्लैक डे का नाम दिया। एक चीख, एक आंसू भरी तस्वीर उस लड़की की जिसकी आंखों में दर्द है, तकलीफ है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल सिस्टम से, सवाल सरकार से और सवाल समाज से। देखिए ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है, कलाकार जो समाज का आईना होता है, समाज में किस तरह का गुस्सा है, और गुस्से को दिखाने के लिए ये तस्वीर कलाकार बना रहा है, जिसमें वो आखिरी क्षण जो उस लड़की ने अपने बिताए जीवन के, उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आखिरी क्षण कितने ज्यादा दर्दनाक थे, कितने दर्द भरे थे। तस्वीर को आप गौर से देखिए तो इस तस्वीर को इस तरह से उकेरा गया है कि ये भारत का नक्शा हो, माने कि जैसे कि भारत की हर महिला, हर बच्ची, हर लड़की यही कहना चाह रही है। उसी लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाताओं के पास। रणवीर लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए और अभिषेक लगातार हमारे साथ हाथरस से बने हुए। अभिषेक, एसआईटी अपना काम शुरू कर चुकी है और पुलिस प्रशासन अपना काम शुरू कर चुका है लीपापोती की। वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पहुंचना है। सुरक्षा इसलिए नहीं बढ़ाई गई है, हमने वहां पहुंचना है सवाल पूछने के लिए, सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई। बात लग रही है कि जैसे आज जो सूचना दी गई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पहुंच सकते हैं, तो जिसकी बात से ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन ने अब मीडिया की भी एंट्री बंद कर दी है। हम इस समय जो गांव के बाहर खड़े हैं, ये रोड जो है आगरा और हाथरस हाईवे बताया जाता है, और हमें जो सूचना मिली है, दोनों ही जो इस रोड के छोर हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करी गई है, और खास तौर पर जो प्राइवेट गाड़ीज हैं या टैक्सी हैं उन पे सख्त निगरानी रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रख सकता है, या एक गाड़ी में 4 जने बैठे हुए हैं या उससे अधिक जने बैठे हुए हैं, तो उनको काफी सघन तलाशी और पूछताछ के बाद ही इस रोड के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी, तो लगातार बने रहिए अभिषेक, लगातार आप पूछते रहिएगा कि ऊपर वाला कौन है जो अंदर नहीं जाने दे रहा है। और ये बात हमारे समझ से परे है कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे मायावी हैं कि वो एक पत्रकार का रूप धर के अंदर घुस जाएंगे? उनको क्या शक्ल से प्रशासन नहीं पहचान पाएगा, जो मीडिया पर भी बैन लगा दिया? ऐसा लग नहीं रहा कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वैसे देखता है। लगातार हम हाथरस की खबर पर बने हुए, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाताओं की टीम वहां पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर अभिषेक रावत हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि सुबह एसआईटी की टीम इस मामले की जांच के लिए पहुंच चुकी है। अभी एसआईटी की टीम ने सबसे पहले चापा थाने के पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और उसके बाद अब
एसआईटी परिवार के पीड़ित परिवार के पास पहुंच गई है। पीड़ित परिवार को मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है, मीडिया को गांव के भीतर प्रवेश करने से रोका जा रहा है। पुलिस ने परिवार और मीडिया के बीच बैरिकेड खड़े कर दिए। गांव के अंदर मीडिया के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। न जाने किस बात से डर रहा है प्रशासन, न जाने क्या सच है जो छिपाना चाह रहा है, न जाने अब किस बात पर लीपापोती करने जा रहा है। पुलिस ने परिवार को बाकायदा ये कहा है कि आप मीडिया से बात मत कीजिए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, रणबीर बने हुए लखनऊ से, लेकिन हाथरस से कल से लगातार अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आई थी क्या पुलिस, या फिर परिवार वालों से कोई जानकारी आपके पास आई है? ऐसा कैसे हो गया? ये अधिकार मीडिया से कैसे पुलिस ले सकती है कि पीड़ित परिवार से हम बात ना करें? देखिए कुमकुम, परिवार से कल रात तक मीडिया ने आराम से बात करी है। जब उनके पिता सीएम योगी से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके लौटे हैं तो बकायदा उन्होंने मीडिया से बात करी। जब एडीएम भी वहां मौजूद थे, उसके बाद जब मीडिया कर्मी गांव से बाहर निकले हैं तो आज सुबह जब दोबारा परिवार से संपर्क करने की प्रयास किया गया है तो इस प्रयास को गांव की बाउंड्री पर ही पहले ही रोक दिया गया है। यहां पर बैरिकेड लगाकर एडीएम भी मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन ये सब अपने ऊपर वालों पर बात डालकर टाल रहे हैं कि आखिर वह क्या वजह है जो कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि जो अन्य पुलिस अधिकारी है वो ऑफ रिकॉर्ड बस इतना बोल पाए कि जी देखिए, अब जो प्रशासन है वह नहीं चाहता है कि इस मामले को और ज्यादा बढ़ाया जाए। यही कारण है कि मीडिया को परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उनका कहना है कि परिवार अब संतुष्ट है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उनका जो आश्वासन है उससे भरोसा करता है परिवार, और इसी वजह से अब नहीं चाह रहे हैं कि मीडिया दोबारा उनके संपर्क में आए, फिर कोई नई बात हो और फिर कोई नया मुद्दा सामने निकल के आए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं प्रशासन के कहने पर अगर हम मानेंगे तो फिर न जाने क्या क्या मानना पड़ेगा। अभी अभी हमने दिखाया था, मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने प्रशासन से सीधे सवाल पूछे तो एडीएम को जवाब देते नहीं बना। एबीपी न्यूज के सवाल से भागता नजर आया प्रशासन। देखिए सर, आज जो है यहाँ पर मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसका कोई कारण है सर? सर कल तक तो आप लोगों ने अलाउ करा था बात करने से पहले, फिर भी सर बात कर रहा हूँ यार। ये आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब से जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वो इस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि आखिर मीडिया को आज गांव के अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। तो अभिषेक ने एडीएम से सवाल पूछा, बगले झांक रहे थे एडीएम, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सच आपके आगे रखना है, क्योंकि हम रखते हैं आपको आगे। हम पूछते रहेंगे सवाल, जिसको जवाब देना है दे, नहीं देना है ना दे। हाथरस पीड़ित के पिता की मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद एक बयान लिखकर बकायदा साइन करवाया गया है। इसमें पीड़ित के पिता ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लिखा गया है कि वो मुख्यमंत्री की बातचीत के बाद संतुष्ट हैं और अपील करते हैं कि लोग किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना करें। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात भी की है और बाकायदा इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रणवीर सिंह लखनऊ से सीधे जुड़ गए। रणवीर, लग रहा है कि प्रशासन डरा हुआ है, बहुत ज्यादा सरकार डरी हुई है और उसको लग रहा है कि हाथरस मामले का कहीं राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, इसलिए पीड़िता के परिवार से, पिता से हस्ताक्षर भी करवा लिए। देखिए विकास, आपने भी दशकों तक रिपोर्टिंग की है और कभी भी ऐसा मामला हुआ है कि मीडिया अगर जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि मीडिया को रोका जाता है और मीडिया भी अपनी शुचिता बनाते हुए बाहर रुकता है। बलरामपुर में एक आतंकी पकड़ा गया, जब जांच करने टीम पहुंची हम बाहर ही थे, और कई बार जब भी एसआईटी या कोई भी जांच टीम किसी पीड़ित के यहाँ पहुंचती है तो भी मीडिया बाहर रहती है, अंदर नहीं जाती है। लेकिन आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में मीडिया को घर तक जाने से नहीं रोका जाता और जब तक जांच होती है तब तक रोका जाता और तब तक हम रुकते हैं, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन एक रेप के मामले में गांव में घुसने ना दिया जाए तो सवाल हम पूछेंगे, और सवाल अगर नहीं भी घुसने देंगे तो भी हम पूछेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ खड़े होकर सवाल पूछने से नहीं रोका जा सकता। अब ये जो चिट्ठी आई है ये प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी, उसके बाद साइन कराया गया और अपील कराई गई है कि लोग धरना प्रदर्शन ना करें। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकलेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके फिर से सवाल उठाया। जी रणवीर, अगर परिवार वाले संतुष्ट हैं तो उसके लिए चिट्ठी में हस्ताक्षर क्या, सांच को आज क्या? हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, परिवार वालों से बात करने दीजिए ना, वो अपने मुंह से बोल देंगे और वो दर्शकों को हम दिखा देंगे। कोई चिट्ठी में हस्ताक्षर से संतुष्टि होती है क्या? आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब यूपी में जो रेप के मामले हैं उसको लेकर राजनीति और तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है,
हाथरस जैसी बीभत्स घटना बलरामपुर में घटी है। लड़की का बलात्कार कर पैर और कमर तोड़ दी गई है। आजमगढ़, बागपत, बुलंदशहर में बच्चियों से दरिंदगी हुई है। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। यूपी में फैले जंगल राज की हद नहीं, मार्केटिंग भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती। आगे प्रियंका लिखती हैं, यह मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है, जनता को जवाब चाहिए। सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह और मौके पर पॉइंट ग्राउंड जीरो पर अभिषेक रावत मौजूद हैं। सीधे रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, प्रियंका गांधी यूपी के रेप के मामलों को लेकर हमला कर रही हैं, लेकिन राजस्थान में भी कोटा, जयपुर, सीकर में और अलवर में इसी तरह की बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। कोटा में तो 2 सगी बहनों से एक साथ एक ही जगह गैंगरेप हुआ, उस पर चुप हैं। यही राजनीति का दुर्भाग्य है। एक लड़की को लड़की नहीं देखा जाता है, उस लड़की का प्रदेश देखा जाता है, उस प्रदेश की सरकार देखी जाती है, उस सरकार की पार्टी देखी जाती है और उसके बाद हमला किया जाता है। जिस प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को टारगेट किया, वो क्यों नहीं राजस्थान सरकार को टारगेट करती हैं? वो क्यों नहीं अपनी सरकारों में हो रहे रेप को टारगेट करती हैं? यह सवाल है। यूपी के आप महासचिव हैं, आपका सवाल पूछना लाजमी है। आपके पास एक पद है, एक पार्टी में आप महासचिव हैं, प्रभारी हैं, लेकिन उन जगहों पर भी सवाल पूछे। आप एक महिला हैं, एक महिला के साथ गलत होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, किसी की जीभ कट जाती है क्योंकि उसका गला दबाया जाता है, और इस तरह की जब घटना होती है तो उसमें दल क्यों देखा जाता है? किसी भी पार्टी की बात हो। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा है कि मार्केटिंग भाषणों से बात नहीं होती है, जंगल राज है, तो ये जंगल राज क्या दूसरे प्रदेशों में नहीं है? ये सवाल है। और हम किसी सरकार, किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं उन लड़कियों की जिनके साथ गलत हुआ है, और ये गलत अगर हुआ है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, दरअसल दल देखने वाले लगता है कि दिल नहीं देखते। मजबूत ये सियासत वाले ऐसे ही हैं, किसी से मोहब्बत करने वाले नहीं है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना भी साधा, लेकिन इस वक्त तस्वीर आई है नोएडा दिल्ली के बीच डीएनडी फ्लाईवे से, जहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। बड़ा सवाल यह है कि जो राजनीतिक अधिकार एक पार्टी के होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजनीतिक अधिकार है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उससे भी वंचित रखना चाहती है इस राजनीतिक दल को? हालांकि ये भी बात सही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन हाथरस कांड पर क्या सियासत इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि डीएनडी फ्लाईओवर पर लगातार यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है? हमारे साथ प्रतिमा लगातार बनी हुई है, प्रतिमा हाथरस पहुंच गई है, अंजलि लगातार बनी हुई है। हाथरस के बाहर के इलाके की तस्वीर अंजलि हमारे सामने रखेंगी, रणवीर लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। प्रतिमा, अब तो खैर आप पहुंच गई है, लेकिन आपने भी देखा होगा और हम डीएनडी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डीएनडी पर ही रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा था कि जब आप नोएडा से आएंगे इस तरफ, सुबह विकास ने ये हमें जानकारी दी थी कि वो दिल्ली से चूंकि आते हैं तो डीएनडी पर उन्होंने भारी पुलिस का जमावड़ा देखा था। चूंकि हम नोएडा में अपने दफ्तर से हाथरस के लिए निकले तो नोएडा में जहां यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है और हाथरस आने के बीच जो 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, हर जगह पुलिस का भारी जमावड़ा देखने को मिला और चेकिंग इस तरीके से की जा रही थी जैसे पता नहीं कोई क्या छुपा कर ले जाएगा और परिवार वालों से मिलकर उनको भड़का देगा। अब यहाँ की भी तस्वीर देख लीजिए कुमकुम, ये वही रास्ता है जहाँ पर कल भी बैरिकेडिंग थी, लेकिन कल यहाँ से मीडिया वालों को पैदल गांव तक उन परिजनों के घर तक जाने दिया जा रहा था, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। आज सुबह से ही जो हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि साफ निर्देश है, कोई ऊपर वाला है जो पुलिस वालों को कह रहा है कि भाई अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाए मीडिया वालों को। ऊपर वाला कौन है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कह दिया गया है कि ऊपर से आदेश है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां अंदर से बाहर आ जा रही हैं और उसी के लिए बैरिकेड्स हटाए भी जा रहे हैं कुछ देर के लिए। अभी देखिए ये गाड़ी आप देखेंगे बाहर आ जाएगी, मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है गाड़ी पर, ये बाहर आ रही है। हालांकि ये गाड़ी अभी खाली है। इसी तरीके से वाहनों का आना जाना जारी है, लेकिन कोई बता नहीं रहा। सर, मीडिया वालों को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप लोग सबको मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, अगर आप लोग भी आना चाहें इस बारे में एक बार बात कर लेते। खास वजह है मीडिया वालों को नहीं बता रहा हूँ, न्यूज का दबाव काम आया है। प्लीज थोड़ा सा मैडम माइक थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा। मैं यहाँ पर एडीएम है, मैं एडिशनल एसपी हूँ। हम लोग को आदेश ये मिला है, कल जब हमारी एसआईटी वहाँ गई थी अपनी जांच करने के लिए, उस एसआईटी के काम में इंटरफेयर किया गया। किसने इंटरफेयर किया? मीडिया वालों ने। किस तरीके से? मैं बता रहा हूँ, जब वहाँ पर एसआईटी गई, परिवार वालों से बात कर रहे थे, उनको एकांत नहीं दिया गया, बयान नोट करने का मौका नहीं दिया गया, बार बार बीच में
डिस्टरबेंस किया जा रहा है। एक बिल्कुल गाड़ी पलट गई। मुझे काउंटर क्वेश्चन नहीं करना है, मैं दो बातें कह रहा हूँ, सुन लीजिए बात। तो एक रीजन ये है, दूसरा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए थे उनमें 3 लोगों को कोरोना का सिम्टम्स आया है, उसको आज क्वारंटाइन कर दिया गया है और इस वजह से ऊपर से ये आदेश आया है कि फिलहाल आप लोगों को रोका जाए, इसके बाद ही फिर। ऊपर से माने किसने दिया? हमारे हायर ऑफिसर से, हमारे हायर ऑफिसर से ये आदेश आया है। इसके ये 2 पॉइंट्स के अलावा फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है। थैंक यू। क्या मतलब आगे भी आप लोग जाने नहीं देंगे? जब तक एसआईटी अंदर है तब तक रोका जा रहा है या आगे भी आप? वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। फर्दर अगर हमारे पास कोई डायरेक्शंस है वो आपको इंटीमेट कर। पहला मौका तो नहीं है मीडिया की कवरेज जो हो रहा है जिससे डिस्टर्बेंस। दो पॉइंट्स के अलावा राइट नाउ अभी हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस हमारे पास जब आ जाएंगे आप लोग को इंटीमेटेड कर दिया जाएगा। सर कब तक जारी रहेगा ये भी तो बताइए। आज तो सुबह से ही रास्ते बंद कर। इसके बारे में वहाँ पे नहीं कहा जा सकता। इसलिए भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी आने वाले हैं। तो देखिए कुल मिलाकर ये जवाब है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि हम लोगों ने तमाम वो सवाल पूछे जो मीडिया वाले सुबह से पूछ रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के सवाल का जवाब यहाँ पर ये दिया गया है कि ऊपर से निर्देश है, इनके ऊपर के अधिकारियों ने इन्हें कहा है कि चूंकि कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, कुछ स्थानीय पुलिस वालों को कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से कहा गया है कि अंदर मीडिया वालों को जाने न दिया जाए। और यहाँ तक ये दलील दी जा रही है कि कल जब एसआईटी की टीम परिजनों से मिलने पहुंची थी तो मीडिया ने अपने काम से ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी कि एसआईटी को जो पूछना था वो पूछना भूल गए। फिर एक बार सफेद झूठ सामने आ रहा है। देखिए किस तरह से लीपापोती करता है प्रशासन। कोरोना का बहाना भी बना दिया है ताकि मीडिया को दूर रखा जा सके। आप गांव के बाहर क्यों रोक रहे हैं? आप घर के बाहर रोक दीजिए, वहां बैरिकेड लगा दीजिए। आप वहां से मीडिया को रोक सकते हैं घर के भीतर जाने से, लेकिन गांव को ही आपने सील कर दिया गया। हमारे 4 संवाददाता लगातार बने हुए हैं वहां से। अंजलि, प्रतिमा, रणवीर और अभिषेक लौटते हैं फौरन। हाथरस मामले की जांच के लिए एसआईटी गांव पहुंच गई है। गांव के हर रास्ते पर पुलिस लगा दी गई है। मीडिया को हर तरफ से रोकने की कोशिश है। हमने कच्चे रास्ते से पैदल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के लोग पैदल जाने से मना कर रहे हैं। सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसका आदेश है? कौन है ऊपर वाला जो आदेश दे रहा है? सर क्यों मना कर रहे हैं मीडिया को यहाँ से जाने से? अभी हमारी एसआईटी टीम काम कर रही है वहाँ पर। विवेचना जो टीम गठित हुई है उस वजह से। तो अभी आगे आप खुद ही कह रहे गाँव यहाँ पे नहीं है, तो गाँव तो आगे तो रास्ता तो यहीं से है। तो फिर क्यों रोक रहे हैं? हम तो पैदल भी चले जाएंगे, आपको गाड़ी रोकनी है? नहीं प्लीज अभी नहीं। किसकी तरफ से आदेश है सर? किसकी तरफ से? हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश। ये आपके सीनियर अधिकारी हैं कोई? ये यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई है, पुलिस यहाँ पर मीडिया को रोक रही है। सर आप थाने से हैं? ये यहाँ पे आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं सर? वहाँ पे मेन रोड पे जी अपने। क्या कोई आदेश है सर यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जानी है क्या? थोड़ी पीछे कराओ। थोड़ी हम पीछे करा लेंगे, लेकिन हमें हाँ आप अपनी गाड़ी को थोड़ी पीछे से कराओ, हमें आगे निकलना। नहीं आपको आगे निकलना है। हम ये कह रहे हैं कि हम भी तो यहाँ पे पहुँचे हुए, हमको क्यों? हम इसके लिए अधिकृत नहीं है। इसके लिए सर कौन अधिकृत कौन है? मतलब क्यों रोका गया? किसी कोई तो बताएगा हमें किस वजह से आप लोग रोक रहे हैं? तो ये यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी हैं जो कि आप लोगों को क्या कोई लिखित में आदेश दिया सर कि हम पैदल भी यहाँ से नहीं जा सकते? एक आम नागरिक होने के नाते क्यों नहीं जा सकते हम यहाँ से? रोकने की कोई तो वजह होगी सर, कोई तो वजह बताइए। यहाँ पर तमाम जो पुलिस वाले खड़े हैं इनके पास आदेश है। कहाँ से आदेश है, कौन सा आदेश है, ये नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी निकलने के लिए रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच अंदर चल रही है और इसलिए यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी खड़े हैं, पुलिस के जो तमाम कर्मचारी खड़े हैं, उनका ये कहना है कि गाँव में जाने की मनाही है। क्यों मनाही है किसी को नहीं पता, किस लिए मना कर रहे हैं नहीं मालूम। और यहाँ से पुलिस की गाड़ी निकल रही है और पैदल जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। पैदल जाने से क्यों रोका जा रहा है उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है।
देखा आपने, नमस्ते भारत के सवालों पर बगले झांक रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। एक अधिकारी कहता है ऊपर का आदेश है, ऊपर वाला अधिकारी कहता है उसके ऊपर का आदेश है। ये ऊपर बैठा कौन है जो आदेश दे रहा है? ये ऊपर बैठने वाला क्या देख नहीं रहा है? कहते तो हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। प्रतिमा मिश्रा वहां पर मौजूद थी जहां गांव पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और मीडिया को जाने से रोका जा रहा है। बाहर बकायदा आधिकारिक तौर पर बयान देने के लिए एक अधिकारी आया, लेकिन प्रतिमा के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। प्रतिमा अब तो खैर आप पहुंच गई है, लेकिन आपने भी देखा होगा और हम डीएनडी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डीएनडी पर ही रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा था कि जब आप नोएडा से आएंगे इस तरफ, सुबह विकास ने ये हमें जानकारी दी थी कि वो दिल्ली से चूंकि आते हैं तो डीएनडी पर उन्होंने भारी पुलिस का जमावड़ा देखा था। चूंकि हम नोएडा में अपने दफ्तर से हाथरस के लिए निकले तो नोएडा में जहां यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है और हाथरस आने के बीच जो 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, हर जगह पुलिस का भारी जमावड़ा देखने को मिला और चेकिंग इस तरीके से की जा रही थी जैसे पता नहीं कोई क्या छुपा कर ले जाएगा और परिवार वालों से मिलकर उनको भड़का देगा। अब यहाँ की भी तस्वीर देख लीजिए कुमकुम, ये वही रास्ता है जहाँ पर कल भी बैरिकेडिंग थी, लेकिन कल यहाँ से मीडिया वालों को पैदल गांव तक उन परिजनों के घर तक जाने दिया जा रहा था। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। आज सुबह से ही जो हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि साफ निर्देश है। कोई ऊपर वाला है जो पुलिस वालों को कह रहा है कि भाई अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाए मीडिया वालों को। ऊपर वाला कौन है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कह दिया गया है कि ऊपर से आदेश है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां अंदर से बाहर आ जा रही हैं और उसी के लिए बैरिकेड हटाए भी जा रहे हैं कुछ देर के लिए। अभी देखिए ये गाड़ी आप देखेंगे बाहर आ जाएगी, मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है गाड़ी पर, ये बाहर आ रही है। हालांकि ये गाड़ी अभी खाली है। इसी तरीके से वाहनों का आना जाना जारी है, लेकिन कोई बता नहीं रहा सर मीडिया वालों को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। आप लोग सबको मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, अगर आप लोग भी आना चाहें इस बारे में एक बार बात कर लेते। मिसेस गांधी यहाँ पे आ रही है। तो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनपद के सीमा क्षेत्र के अंदर आकर करने की इजाजत आप लोग नहीं देंगे? नहीं, हमारे यहाँ पे मैं बता दूं धारा 144 लगी हुई है और 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं और हम उसका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस कराएंगे। सर, एक अलीगढ़ हॉस्पिटल या मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र एसपी साहब ने किया। क्या अलीगढ़ के अस्पताल की रिपोर्ट के हिसाब से जो पीड़िता हैं, जो मृतक हैं, उनमें रेप की पुष्टि है या नहीं है? देखिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखी है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है और एफएसएल की जांच के बाद ही ये प्रूव हो पाएगा कि उसमें उनका रेप हुआ था या नहीं हुआ था। उसमें कोई स्पष्ट उसमें मंतव्य उसमें नहीं दिया गया। मतलब अभी हॉस्पिटल ने अपने तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, उसमें क्या है कि पीड़िता के इस प्रकार के जैसे जो साइंस होते हैं बॉडी पर, वो इस टाइप के साइंस उनको नहीं मिले हैं और उन्होंने इसीलिए उसको एफएसएल के लिए भेजा। दूसरा सर, आज मीडिया को गाँव से काफी दूर आप लोगों ने रोका है, मीडिया अंदर नहीं जा पा रही है। क्या वजह है इसका? एक तो देखिए, जो मैंने बताया कि एसआईटी की टीम वहां जाएगी, पीड़ितों के बयान लेगी और उस स्थान का भी निरीक्षण करेगी और लगभग पूरे दिन वो टीम गांव में रहेगी क्योंकि उनको भी 7 दिन में अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो देनी है। तो उसके दृष्टिगत मीडिया को वहां जाने से मना किया गया है, अपील की गई है। दूसरा, यहाँ 2 दिन से काफ़ी संख्या में मीडिया के लोग और बाहरी लोग भी आए हैं, तो उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग भी कराई है और 1-2 लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण मिले हैं, तो हम यहाँ आज एहतियात के तौर पे सीएमओ के माध्यम से कोरोना टेस्टिंग करा रहे हैं। तो इस कारण भी मैं अपील करूंगा कि हमारा कृपया सहयोग करें। एक सवाल सर आखिरी है, क्योंकि अब शुरू से है ये बातें परिजन बार बार कहते रहा कि भाई हमसे तो अंत्येष्टि में न पूछा गया, ना हम वहाँ थे, अपनी मनमर्जी तरीके से पुलिस प्रशासन ने कर दिया अंतिम संस्कार। क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें मैं कल भी अपना बयान जारी कर चुका हूँ और पीड़िता के जो पिताजी है, जो ब्रदर थे, जो दिल्ली से उनके साथ आए थे, उनसे मेरी खुद की बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी इस चीज़ की और उसी के बाद, उनकी सहमति के बाद हमने वो अंतिम संस्कार कराया। क्या कोई पुलिस बल भी सस्पेंड हुआ है जो ड्यूटी पे हैं, जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई हो? अभी पुलिस बल सस्पेंड नहीं हुआ है, लेकिन शासन के निर्देश पे जो एसआईटी की टीम गठित हुई है, जो रिपोर्ट देगी और जिसको भी दोषी पाया जाता है उसमें उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की जो जांच की प्रक्रिया होगी, जो अलग अलग स्पॉट पे जाना होगा, उसमें मीडिया नहीं होगी सर? नहीं, उसमें मीडिया को अलाउड नहीं किया जाएगा। एसआईटी के बहाने गांव में मीडिया की आने पर जाने पर कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है, कोरोना का बहाना भी लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या सच है जिसको ये छिपाना चाहते हैं। देखिए, डीएम प्रवीण कुमार ने कहा अभी
कि परिवार वालों की सहमति से दाह संस्कार किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें खेद है कि रात में दाह संस्कार किया गया पीड़िता का, दूसरी तरफ डीएम कह रहे हैं कि परिवार की सहमति थी, परिवार लगातार खिलाफत कर रहा था कि रात में दाह संस्कार होगा। एसपी भी इस पर कुछ बोल रहे हैं। विक्रांत वीर, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। काफी समय हो गया था, इन सब को बातों को देखते हुए उनके पिता, पीड़िता के पिता और भाई आदि सबसे संबंधियों से बातचीत की गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, तो वो एग्री हो गए थे कि शव का अंतिम संस्कार रात को ही किया जाएगा और परिजनों की पूर्ण सहमति से शव का अंतिम संस्कार पुलिस और प्रशासन की मदद से देखरेख में रात को ही करा लिया गया था। तो फिर जो मृतक लड़की है उसके परिवारजनों का ये आरोप क्यों रहा कि भाई हम लोगों से ना पूछा गया, ना सहमति दी गई, ना चेहरा देखने दिया गया और पुलिस जो है, प्रशासन जो है जबरन अंतिम संस्कार कर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पीड़िता के जो पिता हैं और भाई हैं वो लगातार दिल्ली में भी उनके साथ थे। जब पीड़िता इलाज में रह थी तो वो साथ में ही लेकर शव को आए थे, उनके साथ बात हुई थी और उनके परिवार के कुछ और सदस्यों से भी बातचीत हुई थी, तो उन लोगों ने मान लिया था कि रात को ही पीड़िता का अंतिम क्रिया जो संस्कार है वो कर दिया जाए और इसी की उनके राज्यबंदी के हिसाब से और कानून व्यवस्था की जो दृष्टि को देखते हुए पीड़िता का जो अंतिम संस्कार है रात को किया गया। एसपी साहब, एसआईटी जांच में क्या प्रगति है, टीम कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ तक पूछताछ हुई है, कहाँ तक जांच? देखिए, कल एसआईटी टीम जनपद में आ गई थी और एसआईटी टीम ने गांव का भ्रमण किया, परिजनों से मिले थे और घटनास्थल भी देखा था। आज भी एसआईटी टीम अभी गांव में ही है और परिजनों से मिल रहे हैं और वो अपने आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है एसपी साहब कि आज आप लोगों ने मीडिया को रोक रखा है गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग पे, क्या मीडिया को अंदर जाने से आज मना है शासन प्रशासन की ओर से? देखिए, इसकी 2 वजह हैं। एक तो पहला कि एसआईटी टीम काम कर रही है तो उनको थोड़ा अलग से काम करने की स्वतंत्रता दी जाए और दूसरा कि चूंकि यहाँ पे काफी लोगों का आवागमन ऑलरेडी हो चुका है, गांव में बहुत दूर दूर से लोग भी आ चुके हैं, तो कोरोना के भी, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 3 पुलिसकर्मी उनमें कोरोना के प्राइमरी लक्षण पाए गए थे, उनको भी आइसोलेट किया गया है, जिनको कि कोरोना की टेस्ट हम लोग शाम को कराएंगे, वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं। कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी शिकायत कर रही हैं तबीयत खराब होने की, तो सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट भी की गई है कि एक बार जरा यहाँ पे जो चेकअप करवा लें, देख लें। तो इन सब को देखते हुए मीडिया को रोका गया। मीडिया ही नहीं, जो बाहर से आने वाले अन्य जो लोग हैं उनको अभी रोका जा रहा है कि एक तो कि कोरोना की वजह है और दूसरा एसआईटी निष्पक्षता पूर्ण काम कर ले, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी रोका है। इसे कहते हैं हद दर्जे का कंफ्यूजन, इंतहा से ज्यादा असमंजस। मुख्यमंत्री खेद प्रकट करे परिवार वालों से कि अंतिम संस्कार रात को कर दिया गया और एसपी कह रहे हैं कि परिवार की इजाजत से अंतिम संस्कार हुआ। मतलब कि सरकार एक अलग दिशा में चल रही है, स्थानीय पुलिस अलग दिशा में चल रही है, किसी को पता ही नहीं कि करना क्या है, बोलना क्या है। इन सब के बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं। ये 2 तस्वीरें साफ कर देंगी कि इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है। कल रात एसआईटी पहुंची है, परिवार वालों से बातचीत हुई, आज सुबह भी जांच हो रही है और इसी को ढाल बनाने की कोशिश हो रही है। स्थानीय पुलिस ये कह रही है कि एसआईटी के काम में मीडिया बाधा डाल रही है, इसीलिए हमने बैरिकेडिंग लगा दी है। क्योंकि ये तस्वीरें परिवार वालों की हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया हुआ है। लोगों ने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित समय सीमा में हम लोग दे देंगे। अभी किन किन लोगों से और सर बातचीत करना बाकी है? अभी धीरे धीरे वो कोई कई लोग हैं पुलिस में हैं, बाकी और लोग हैं, बाकी और कई अभिलेख हैं, ये सब है। वो डायनेमिक है, मतलब वो आगे हो सकता है कुछ और जहाँ से कुछ और निकले, कुछ और निकले, तो जैसे जैसे होगा। हमें 7 दिन की सीमा दी गई है, हम लोग उसी में जो है इसको पूरी कर देंगे। हाथरस के बलात्कार मामले पर बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज की जारी है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एसआईटी की टीम गांव में पहुंच चुकी है। मीडिया पर गांव के प्रवेश पर पाबंदी है। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गांव पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर जघन्य घटनाएं हुई हैं। बता दें आपको, आजमगढ़, बलरामपुर, बुलंदशहर, एबीपी न्यूज लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि जिले बदल जाते हैं लेकिन हालात क्यों नहीं बदलते। अब आप देखिए, हाथरस के ही मामले में जब छीछालेजर हो गई स्थानीय प्रशासन की तो पुलिस बगले झांक रही है, कहीं कोरोना का बहाना बना रही है तो कहीं ये कह रही है कि मीडिया पाबंदी इसीलिए लगा रहे हैं, मीडिया पर पाबंदी क्योंकि एसआईटी के काम में मीडिया बाधा डाल रही है। मीडिया का काम सवाल पूछना है। अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, आप बाहरी हिस्से में मौजूद हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति है और
क्योंकि हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं और हमारा कर्तव्य सवाल पूछने का है, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाजत जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम परिवार वालों से बात कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं कुमकुम। और आपको बताएं, दरअसल बाहरी हिस्सा क्या ये वो रास्ता है, कच्चा रास्ता है, जिसको आम यहाँ से गांव वाले आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी रास्ते से होकर ट्रैक्टर गुजरता है, बाइक्स गुजरती हैं, साइकिल गुजरती है। लेकिन आज स्थिति ये है, ये देखिए, ये जो जीप आप देख रही हैं, ये हमारे यहाँ पहुंचने के बाद लगा दी गई, अड़ा दी गई है कह दें अगर, रास्ते में, जिससे कि गाड़ी आगे ना जा पाए। और तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनको वही रटी रटाई मतलब अंजलि, यूपी पुलिस की गाड़ी पलटती नहीं है, यूपी पुलिस की गाड़ी टेढ़ी भी खड़ी होती है। की जांच चल रही है, बिल्कुल टेढ़ी खड़ी होती है। तस्वीरें आपके सामने, और टेढ़ी क्यों खड़ी होती है? क्योंकि सच्चाई की तस्वीरें हम आपको दिखा देंगे ना। सवाल तो यही हम पूछ रहे थे, अगर हमारे कैमरे नहीं होते तो क्या जो रातों रात मुस्तैदी से चिता जला दी गई वो दिखाई देती? अब एक सीधा सा ये अधिकार होता है किसी भी आरोपी का या किसी भी पीड़ित परिवार का कि वो अगर चाहे तो मीडिया से बात कर सकता है। तो ये बताइए, अधिकारियों ने मना कर दिया, पीड़ित परिवार से क्या आपने पूछा है? उनसे पूछा है कि वो मीडिया से बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? कोई जवाब नहीं है, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट। सर, क्यों रोका गया है? क्या आदेश है आप लोग के पास, ये बता दीजिए। आदेश ये है, कभी कोई नहीं जाएगा अंदर। क्यों? वजह बता दीजिए। जी मैम, क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रही। SIT टीम जांच कर रही है, कह रही है। नहीं, ये वजह आप नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी आपने कहा SIT टीम जांच कर रही है। हाँ, तो SIT टीम जांच कर रही है, इसलिए मीडिया वहाँ गांव के अंदर भी दाखिल। SIT टीम तो घर पे जांच कर रही होगी ना। तब तक पूछते रहिए जब तक मीडिया को भीतर ना जाने दें, ABP न्यूज की टीम को भीतर न जाने दें। बहाने चाहे जितने बनाए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से। मुरादाबाद और दिल्ली हाईवे जाम हो गया है क्योंकि हाथरस वाली घटना के विरोध में मुरादाबाद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। जगह जगह कचरे के ढेर लगा दिए गए। समाज में ऐसे गुनहगारों की सफाई हो, इसीलिए सफाई कर्मचारी हाईवे जाम किए हुए। इसीलिए चलते हैं आपको प्रतिमा मिश्रा के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रतिमा, अभी की वहां पर क्या स्थिति है? अचानक आपके सामने अधिकारी आए, रटा जवाब देकर चले गए, लेकिन हमारी सवाल तो ये है कि हमारा बुनियादी अधिकार है हम परिवार वालों से बात करें। आप कैसे हमें रोक सकते हैं उस अधिकार से? बहाने एक से एक है कुमकुम, तैयार हैं, बिल्कुल लिखे लिखाए बहाने पढ़ दिए जा रहे हैं। पहला बहाना ये था कि ऊपर वालों ने मना किया है, अंदर नहीं जा सकते आप लोग। दूसरा बहाना यह था कि यहाँ पर कोरोना महामारी का खतरा है, इसको देखते हुए रोका गया। तीसरा बहाना ये था कि SIT की टीम कल जब जांच के लिए पहुंची तो वो परिवार वालों से ठीक से बात नहीं कर पाई क्योंकि मीडिया ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि SIT सवाल पूछना ही भूल गए। तो तरह तरह के बहाने दिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति वही है जस की तस। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सवाल पूछने पर अब भी वो रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि जब बता दिया जाएगा तब जाने दे दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल एंट्री अलाउड नहीं है। सबसे हैरानी की बात बताऊं, हाथरस में हमने एंट्री की। सबसे हैरानी की बात यह है कि हाथरस 2 गज की दूरी है, मास्क है जरूरी की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। आज के लिए नमस्ते भारत में इतना ही। शुक्रवार सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये बुनियादी सवाल लगातार ABP न्यूज पर हम उठाते रहेंगे कि मीडिया को रोककर क्या हमारे सवाल, हमारी आवाज दबा लोगे? आगे सवाल पूछेंगी रोमाना एहसास खान।